गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। घर पे सब मस्त एकदम खा पी रहे हैं बढ़िया से सब। क्यों? नई नई डिशेज मम्मा, दीदी, पापा, भैया सब लोग मिलके बना रहे हैं। चलो खाओ पियो, मस्त रहो, ख्याल रखो अपनी सेहत का। सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, बीमार नहीं पड़ना है किसी भी कीमत पे आपको। ठीक है, तो इस यू कैन से कि इस एम के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं कि हमें स्वस्थ रहना है। ठीक है, वी हैव टू बी वेरी हेल्दी। आज का टॉपिक है जो बेटा वो आपको पढ़ना है स्फेयर। जैसे आपने लास्ट टॉपिक हम लोग गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे, और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया एक बार मैं रिकॉल करा दूं आपको। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि गॉस थ्योरम की मदद से कैसे आप कूलम्स लॉ को निकाल सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था गॉस थ्योरम की मदद से किसी एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। फिर हमने निकाला था गॉस थ्योरम की वजह से एक शीट पर अगर चार्जेस है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, फिर हॉलो सिलेंडर वगैरह भी आपको बताया था मैंने उसमें। देन उसके बाद आपका इस गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन का, या आप कह सकते हो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म स्फीयर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर। ठीक, अब जैसे मैंने आपको बेटा सिलेंडर के केस में बताया था कि सिलेंडर सरफेस 3 तरीके के होते थे, या इवन 4 तरीके के। आपको मैंने 4 तरीके के सिलेंडर पढ़ाए थे। हॉलो सिलेंडर, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, याद है आपको मैंने 4 कैटेगरी की थी, जिसमें मैंने 3 कहा था कि 3 एक तरह होते हैं। चौथा आपका जो इंसुलेटर सिलेंडर होता था सॉलिड में, उसका अलग से केस पढ़ाया था, उस पर क्वेश्चन कराए थे। सिमिलर वे में आपको स्फेयर भी पढ़ना है बेटा। स्फेयर भी आपके 4 तरीके के स्फेयर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें से 3 आपके कोर्स में है, एक कोर्स में नहीं है, बोर्ड के। ओके, तो जो बोर्ड के कोर्स में हो उसको इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं। तो अगर बात करें स्फेयर की, पहले जान लेते हैं स्फेयर कौन कौन से हैं, कितने तरीके के पढ़ने, फिर उसके प्रोसेस की बात करेंगे कैसे गॉस थ्योरम की मदद से आप निकालेंगे उसको। ठीक, तो स्फेयर बेटा आपका जो स्फेयर है वो आपको पहले तो 2 तरीके के पढ़ने। एक पढ़ना है हॉलो स्फेयर और देन सॉलिड स्फेयर। 2 तरीके के स्फेयर होते हैं, एक हॉलो होता है, एक सॉलिड होता है। अच्छा, हॉलो में 2 तरीके के कौन कौन से भाई? बिल्कुल आपका भाई सिलेंडर जैसा केस चलेगा, इसलिए मैंने कहा था सिलेंडर एक बार पढ़ लोगे तो यहाँ आसानी होगी, आज को फटाफट काम हो जाएगा। नहीं अगर पढ़ा है आपने हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। स्फेयर में पूरा पूरा फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फेयर 2 तरीके के, एक है आपका कंडक्टिंग और एक है नॉन कंडक्टिंग। ठीक, ऐसे ही सॉलिड स्फेयर भी 2 तरीके के पढ़ने हैं। एक हमको पढ़ना है कंडक्टिंग स्फेयर, मींस कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, और एक पढ़ना है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। ठीक है, अब कंडक्टिंग नॉन हॉलो सॉलिड, इसमें आपको कोई डिफरेंशिएशन के कंफ्यूजन नहीं होगा। हॉलो क्या मतलब क्या है, सॉलिड क्या है। सॉलिड मतलब जैसे पेंडुलम बॉब जैसा है, हॉलो मतलब आपका एक ऐसा स्फीयर जो अंदर से कैसा है, खोखला है। ठीक है, अच्छा अब कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है? कंडक्टिंग का मतलब है किसी भी कंडक्टर को, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो हॉलो हो, अगर आप उसको किसी तरीके का चार्ज देंगे देन दैट चार्ज विल रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, कोई कंडक्टर है चाहे वो हॉलो हो या सॉलिड हो, अगर आप किसी कंडक्टर को किसी तरीके का चार्ज देंगे तो चार्जेस कहाँ होंगे? हमेशा उस कंडक्टर के सरफेस पर। जैसे मान लो आपके पास एक हॉलो स्फेयर है या एक सॉलिड स्फेयर है और वो कंडक्टिंग है। ठीक है, आपके पास एक हॉलो स्फेयर है या सॉलिड स्फेयर है और वो कंडक्टिंग है। अगर कंडक्टिंग होगा तो जो भी चार्जेस आप उस स्फेयर को देने की कोशिश करोगे या दोगे, वो सारे के सारे चार्जेस कहां होंगे? उस स्फेयर के सरफेस पर। आइदर इट इज सॉलिड और हॉलो। ठीक, कंडक्टिंग हो या जो भी हो। नॉन कंडक्टिंग अगर हॉलो है तो अब जरा सोचो, एक हॉलो कंडक्टर है, हॉलो स्फेयर है, ठीक है, उसके अंदर तो कुछ है नहीं, आपने उसको चार्जेस दिए। ठीक है, वो नॉन कंडक्टिंग भी अगर होगा तब भी तो चार्जेस उसके सरफेस पे ही रहेंगे भाई, अंदर तो कुछ ही नहीं है। जैसे मान लो आपके पास एक स्फेयर ऐसा खोखला, ये ऐसे आपने शेल इसी को कहते हैं, अभी आप डेरिवेशन बताएंगे, शेल भी इसी को कहते हैं, स्फेरिकल शेल।
अब अगर अंदर कुछ है ही नहीं, कैविटी है, अंदर कुछ नहीं है, तो सारे सारे चार्जेस कहाँ होंगे? इसके सरफेस पर ही तो होंगे, चाहे प्लस हो या माइनस हो। तो अगर स्फीयर हॉलो है तो चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, चार्जेस हमेशा कहाँ होंगे? उसके सरफेस पर। अगर ये सॉलिड होता ना, मान लो सॉलिड भी है और अगर कंडक्टिंग है तब भी चार्जेस कहाँ होंगे? उसके सरफेस पर होंगे। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड के साथ ऐसा नहीं होता। इसमें अगर चार्जेस अगर आप देंगे, सॉलिड कंडक्टर या सॉलिड स्फीयर जो नॉन कंडक्टिंग है, इसमें अगर चार्जेस दोगे तो वो चार्जेस कहाँ जाएंगे? पूरे के पूरे वॉल्यूम में रहेंगे, पूरे पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मे बी यूनिफॉर्म, मे बी नॉन यूनिफॉर्म, दोनों केसेस हो सकते हैं। हो सकता है भाई नॉन कंडक्टिंग में जो वॉल्यूम, जो पूरे पूरे स्फीयर पे चार्ज दे रहे हो वो कैसा हो? पूरे पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, लेकिन एक चीज श्योर है कि कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और इन तीनों में चार्जेस हमेशा कहां होंगे? सरफेस पर। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग, इन तीनों में जब बिहेवियर एक जैसा है कि चार्जेस अगर दिए जाएंगे इन सबको, तो वो चार्जेस हमेशा सरफेस पर रिसाइड होंगे, सरफेस पे रहेंगे। तो इन तीनों का बेटा फॉर्मूला, इन तीनों का बिहेवियर, इन तीनों का डेरिवेशन बिल्कुल एक जैसा है। एक पढ़ेंगे वही इस पर भी एप्लीकेबल होगा, वही इस पर भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो एक डेरिवेशन हमें इन तीनों को मिला के पढ़ना है, एक इसका डेरिवेशन अलग पढ़ना है। ठीक, आपके कोर्स में जो है वो सॉलिड कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग या हॉलो कंडक्टिंग ही है। ये आपके बोर्ड के लेवल में नहीं है, बोर्ड के कोर्स में हटा दिया गया है कि अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो तब कैसे होगा। लेकिन कंपटीशन में इससे सवाल पूछे जाते हैं, सवाल आते हैं, एक दो सवाल आपको कराएंगे। ठीक है, लेकिन पहले इसको और पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो स्फीयर कितने तरीके होंगे? दो, एक हॉलो एक सॉलिड। हॉलो में दो, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड में दो, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। हॉलो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग का बिहेवियर बिल्कुल एक जैसा है कि चार्जेस अगर उनको दिए जाएंगे, चार्जेस कहां होंगे? उनके सरफेस पर होंगे। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में अगर आप चार्जेस देंगे तो वो चार्जेस पूरे पूरे उसके वॉल्यूम में जाते हैं। ठीक है, दो डेरिवेशन पढ़ने हैं, एक इसके लिए एक इसके लिए। तो आप पहले कंडक्टिंग वाले पढ़ लेते हैं इसमें। तो सबसे पहला जो हेडिंग हमको पढ़ना है बेटा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग और हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग या हॉलो नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक, जैसे मान लो आपके पास एक, तो सपोज दैट आपके पास एक ऐसा स्फीयर है, मान लिया हमारे पास ये स्फीयर है। ठीक, अब ये सॉलिड है, हॉलो है, कुछ भी है, बट कंडक्टिंग है, ये श्योर है। तो अगर कंडक्टिंग स्फीयर है ये, अगर ये हमारा कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्जेस कहाँ होंगे? इसके सरफेस पर होंगे। तो जो भी चार्जेस होंगे वो, मान लो इस पे पॉजिटिव चार्जेस हैं ऐसे, और ये कहां पर है? इसके सरफेस पर। तो इस सॉलिड स्फीयर या इस स्फीयर की वजह से, इसी को बेटा शेल भी बोलते हैं, स्फेरिकल शेल। ये वर्ड याद रखना, कई बार आपको मिलेगा क्वेश्चन में। स्फेरिकल शेल, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये सब एक जैसी चीजें हैं। ठीक है, तो ये एक स्फीयर है, इसके ऊपर मान लो ऐसे प्लस चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और हमको निकालना है इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से जो किसी स्फीयर के ऊपर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो जैसे आपने सिलेंडर के केसेस में किया था, वैसे यहां भी करना पड़ेगा। ठीक है, कई सारे पॉइंट्स बनेंगे ना, तो हमें कहां कहां निकालना है? हम निकालेंगे पहले इस स्फीयर की वजह से बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर निकालेंगे इस स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर निकालेंगे इस स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले और निकालते हैं कि बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। जैसे मान लो इसके सेंटर से मैंने कहा इतनी डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P। दिस इज द पॉइंट P which is at a distance small r from the center O of the sphere। इस पॉइंट P से निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो भाई इस पॉइंट P से पास होता है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। अब अगर एक स्फीयर है तो इस स्फीयर के लिए उसको कवर करता हुआ एक ऐसा सरफेस ड्रॉ करो जो उस स्फीयर को इनक्लोज करे। तो कैसा लोगे? क्यूब लोगे, स्फीयर लोगे कि सिलेंडर लोगे, कैसा लोगे? मेरे ख्याल से लेने को कुछ भी ले सकते हो, बट सबसे आसान क्या होगा? कैलकुलेशन सबसे आसान कब आएगी? जब एक ऐसा गॉसियन सरफेस लो जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? सिमेट्रिकल हो, जिसका एरिया वगैरह आपको पता हो, आसानी निकल जाएगा। तो आई थिंक कि इस स्फीयर को कवर करता हुआ एक दूसरा स्फीयर अगर ले लिया जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ये
अब ऐसा नहीं लगा कि इस स्फीयर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, बिल्कुल सेम होगी, और ये गॉसियन सरफेस जो तुमने अभी ड्रॉ की है वो इस स्फीयर के लिए कैसा है, सिमेट्रिकल। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया एक स्फेरिकल। सबसे पहले यही करना है आपको, जब भी गॉस थ्योरम लगानी पड़ेगी सबसे पहले यही करना पड़ेगा। एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली, ये आपने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली जिसकी रेडियस कितनी होगी भाई, आर। जिस पॉइंट पे निकलना था उस पॉइंट से ओ के बीच की डिस्टेंस जो आर है उसको लेता हुआ आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। अब क्या करते थे, वही दो डेफिनेशन लगाते थे। एक बार इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालते थे डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स के फॉर्मूले से, एक बार गॉस थ्योरम के फॉर्मूले से। ठीक, चलो कुछ मान ले। अब देखो स्फीयर पर चार्जेस है ना, इन पूरे सरफेस पर है, तो इसको पहले ही मान लेते हैं ना, जरूरत पड़ेगी। लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। मान लिया भाई कि इस सरफेस की जो गॉसियन सरफेस, सॉरी जो आपने ये स्फीयर लिया है, इस स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। चलो अब पहले तो डेफिनेशन से और निकालें। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की डेफिनेशन क्या कहती है भाई, क्या करोगे, वही करोगे, एक छोटा सा एरिया ऐसे कट करोगे, ये इस पॉइंट पी को यहां हटा दे रहा हूं। इस छोटे से एरिया का एरिया वेक्टर कैसा होगा, बाहर की तरफ कितना, ds। एक स्फीयर है ना, स्फीयर का एरिया वेक्टर कैसे निकालते थे, उस पॉइंट परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल, ये तो करते थे। तो इस पॉइंट, ये छोटा सा जो एरिया तुमने एज्यूम किया है, इसका एरिया वेक्टर किधर है, इस तरफ। अच्छा ये बताओ, ये जो चार्जेस हैं इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होती है, स्फेरिकल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती थी, उस पर पॉइंट पर आउटवर्ड ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि इस पूरे के पूरे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड जिसको आप कहते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी, ये ऐसी। थीटा कितना है ई और डीएस के बीच का, 0, यही होगा। चलो अब डेफिनेशन क्या कहती है भाई फ्लक्स की, फाई थ्रू द, मैं लिखना ही रहा हूं बार बार, सिलेंड्रिकल गॉसियन सब हो गया। ठीक है, फाई कितना होगा बेटा, क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डीएस, यही होता था फ्लक्स का फॉर्मूला। इस ओपन करो इसको, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डीएस कॉस थीटा कितना है, ई और डीएस के बीच में 0 डिग्री। और ये हर जगह है, यहाँ पे देखो इस पर छोटा सा एरिया वेक्टर कट करोगे, एरिया वेक्टर इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर जाएगी। यहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कट करोगे, एरिया वेक्टर इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जाएगी हर जगह। पूरे गॉसियन सरफेस पर ई और डीएस के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। इंप्लाइज दैट फाई इज इक्वल्स टू, हर जगह देखो यहां से कितनी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, यहां से कितनी डिस्टेंस पर, r, यानी इस गॉसियन सरफेस की डिस्टेंस सेंटर से कितनी है, r डिस्टेंस है। और इस पूरे के पूरे की वैल्यू निकालोगे तो वही आएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या होगी, सेम आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर, नाइदर q is going to change nor r is going to change, so इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म ऑन द गॉसियन सरफेस। ये हमारी गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी भी होती है। ई को बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा, इंटीग्रल ऑफ ds ही बचेगा, बाई cos 0 हो गया 1, ई बाहर आके क्या बचा, ds। अच्छा ये तो वही जो गॉसियन सरफेस तुमने ड्रॉ की है, इसका छोटा छोटा एरिया अगर कट करोगे, ds 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 ही तो है, ये सारे ds कट करोगे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इस गॉसियन सरफेस का क्या मिल जाएगा आपको, सरफेस एरिया। ds 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 पूरे ds को इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, यानी कि e इंटू ds। इस पूरे गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना होगा भाई, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, इक्वेशन नंबर 1, यानी फ्लक्स के डेफिनेशन से हमें फॉर्मूला मिल गया बेटा फ्लक्स का, फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, अब क्या करते थे, फ्रॉम गॉस लॉ। अब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप निकालो तो इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है बेटा, फाई इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिखें, q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस वाज द गॉस थ्योरम ना। The total flux passing through a Gaussian surface is what? Charge enclosed by the surface upon epsilon naught. यानी इस Gaussian surface ने कितना चार्ज इनक्लोज किया है, उस चार्ज इनक्लोज की वैल्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये कैसे निकलेगा भाई, तो आपने कहा था ना, इसके लिए आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी मान रखी थी, सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया, यही तो होता है। तो देखिए भाई, मान लो इसने कितना चार्ज, क्यू इनक्लोज की वैल्यू अगर तुमको निकालनी हो तो Q इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई ए, इसका एरिया। अब इसका एरिया कितना होगा, सोचो जरा, इसका एरिया लिख सकते हो आप 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, सरफेस एरिया ही तो होगा,
इसका सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका क्यू इनक्लोज की वैल्यू। क्यू इनक्लोज वैल्यू पुट कर दो बेटा, इंप्लाइज दैट फाई इज इक्वल क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर ध्यान दो तो इसी गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स इतना है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स इसी गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स इतना है फ्रॉम द गॉस थ्योरम। है तो फ्लक्स दोनों का सेम ही है, फ्लक्स तो सेम ही होना चाहिए भाई, प्रोसेस अलग अलग है निकालने के, वैल्यू तो सेम आएगी फ्लक्स की, दोनों कंपेयर कर दो फ्रॉम 1 and 2। Now if we compare the equation 1 and 2, what we'll get? We get the values as E into 4 pi small r square, it will be equals to sigma into 4 pi capital R square divided by epsilon naught। now see 4 pi बैलेंस कट गया, क्या बचा बेटा, E is equals to, और तो कुछ नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, ये बचेगा सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपॉन इधर से क्या जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। यानी कि किसी भी स्फेयर के ऊपर अगर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा, उस पॉइंट पर किसी पॉइंट आर डिस्टेंस पर रिलेटिव फील्ड वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब ये जो पैकेट है ना, ये आपको तब यूज करना है अगर आपको क्वेश्चन में सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई हो। बोर्ड के क्वेश्चन में नॉर्मली क्यू की वैल्यू दे देता है, ये जो क्यू है, जो हमने माना था कि मान लो क्यू चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आपको दिया रहेगा, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ता। बोर्ड के लिए जो याद करना है वो भी आप बताते हैं, आप निकाल भी सकते हो इसको, ठीक है। इधर मिटा दे इसको, देखो हमने निकाला E इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अभी देखो बहुत बड़ा रिजल्ट निकलने वाला है, इंप्लाइज दैट E इज इक्वल, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो मान लो इसने कितना चार्ज इनक्लोज किया है, Q, तो सिग्मा की जगह बेटा क्या लिख सकते हो, Q अपॉन एरिया ना, एरिया कितना है इसका 4 पाई आर स्क्वायर, वही सरफेस एरिया के इक्वल 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर से इसको काट सकते हो और एक एप्सिलॉन नॉट, और जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखो क्या निकल के आया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कुछ ज्यादा पहचाना लग रहा है, कैसे किस चीज का फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट एनी डिस्टेंस r। ये तो था कि किसी एक चार्ज Q से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई स्फेयर है और उस स्फेयर के बाहर जाके किसी पॉइंट पर आप उस स्फेयर को देखने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा लगता है कि उस स्फेयर के ऊपर जितने भी चार्जेस हैं, उस स्फेयर के ऊपर जितने भी चार्जेस हैं, वो सारे के सारे चार्जेस कहां पर पहुंच गए हैं, इस सेंटर पर पहुंच गए भाई। तभी तो ये पूरा चार्ज यहाँ पे आएगा, तभी तो Q बाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आएगा, अदरवाइज कैसे आ सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी भी चार्ज स्फेयर के बाहर हैं तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस ये मानते हुए सॉल्व कर सकते हैं दैट होल ऑफ द चार्जेस आर सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर, एज सिंपल एज दैट। फिर से बता रहा हूं, ये जो रिजल्ट निकला ये ऐसा लग रहा है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर है। इसका मतलब ये सारे के सारे चार्जेस जो Q है वो सरफेस पर तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट बिहेव कैसे कर रहे हैं कि ये सारे के सारे चार्जेस कहां बैठे हैं, इस सेंटर पर, ठीक। इसका मतलब हेंस charges are supposed to be centered at the center of sphere। इस बात को याद रखिएगा, और इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। लेकिन कब, जब आप उस स्फेयर के बाहर किसी पॉइंट पर हैं, तब हम मान सकते हैं कि सारे के सारे चार्जेस कहां हैं, उसके सेंटर पर है, ठीक है। वैल्यू कितनी आएगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। अगर नहीं दिया गया है Q इनक्लोज, तब कितनी आएगी, सिग्मा इनटू आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब यार ध्यान से देखो यहाँ पे, तो चाहे इस फॉर्मूले को देख लो चाहे इस फॉर्मूले को देख लो, Q कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, यानी E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। सिग्मा कांस्टेंट, R कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, मतलब E इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1 बाई आर स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे आप इस डिस्टेंस को बढ़ाते चले जाएंगे, यानी स्फेयर से जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी,
कम होती चली जाएगी, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यानी याद क्या रखेंगे, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक, ये तो हो गई कब कहानी, जब आप बाहर हैं सेल के, स्फीयर के बाहर। ठीक, कंप्लीट कर लीजिए। देन अब यही मैं कह दूं एट अ सरफेस ऑफ स्फीयर, मैं कह दूं तब भाई क्या हो जाए, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, क्यू पर, तो कांस्टेंट है वही बना हुआ है, यही आर ही तो वेरिएबल है। यहां पे थे आप अभी तक इतने डिस्टेंस पर, अब मैं कह रहा हूं आप मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड उस स्फीयर के सरफेस पर, ये सरफेस पर, तो ये जो कैप अभी तक स्मॉल आर डिस्टेंस थी, अब कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ द स्फीयर के बराबर नहीं हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना है, जब आप सरफेस पे निकालेंगे ना तो इस स्मॉल आर की जगह क्या कर देंगे, कैपिटल आर, क्योंकि क्यू बदलेगा नहीं, 4πε0 बदलेगा नहीं, क्या बदलेगा, ये आर बदलेगा। पहले इतने डिस्टेंस पे थे, अब इतने डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस कितनी बराबर है, रेडियस ऑफ द स्फीयर के बराबर है। तो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें कोई बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करना, यानी एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर अगर पूछा जाए तो सीधे लिखेंगे E ऑन द सरफेस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, Q अपॉन 4πε0, और स्मॉल r की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल R²। बात होती, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद है एट अ पॉइंट इनसाइड ऑफ द स्फीयर। इसके लिए ये करते हैं दोबारा, इसको ये कर लो, जिसके और अभी भी वही है, वही हॉलो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग है, ठीक है। अच्छा, एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, तो भैया आपकी थोड़ा सा बड़ा स्फीयर पहले ले लेते हैं। मान लो ये ऐसा आपके पास एक स्फीयर है, ठीक, और इस स्फीयर पर मान लो Q चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे कितने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q चार्जेस, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। और एक चीज और ध्यान देना बेटा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना प्लस क्यू चार्जेस का, दैट इज व्हाट, यूनिफॉर्म। हम ये केस मान के चल रहे हैं कि सारे चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। तो मान लिया इसका सिग्मा बाई है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब मैंने कहा मुझे इस पॉइंट पर, यानी कि ये हो गया रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक। मैंने कहा कि मुझको आप इस स्मॉल आर डिस्टेंस पर, यानी किसी पॉइंट पी पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो क्या करोगे, सबसे पहले इस पॉइंट पी से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, ठीक है। उस गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी होगी, आर। फिर वहां पर क्या करोगे, एक छोटा सा एरिया वेक्टर ऐसे कट करोगे। अब आपको पता है गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, अगर स्फेरिकल है तो रेडियल आउटवर्ड, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर दूसरी डायरेक्शन में होगी। थीटा कितना बनेगा यहाँ पर, 0। तो एक बार फ्लक्स की डेफिनेशन लगाओगे, एक बार गॉस थ्योरम की डेफिनेशन लगाओगे। चलो, तो फ्लक्स की डेफिनेशन के तहत अगर बात करें तो बेटा फाई इज इक्वल्स टू E डॉट ds, यहाँ थीटा 0 है तो E ds आ जाएगा, ये इंटीग्रल E ds। इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस पे यूनिफॉर्म होती है, सिंस E इज यूनिफॉर्म तो बाहर आ सकता है वो, तो फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इंटीग्रल ऑफ ds। अभी छोटा सारे ds को इंटीग्रेट करोगे तो इस गॉसियन सरफेस का क्या मिलेगा, सरफेस एरिया, यानी कि फाई इज इक्वल्स टू E इंटू 4π r²। ये हो गया फ्लक्स, किसके डेफिनेशन के हिसाब से, गॉस थ्योरम से, फ्रॉम गॉस लॉ के हिसाब से क्या आएगा बेटा, फाई इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जरा मुझे बताओ, ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया, सारे चार्जेस कहाँ हैं, बाहर वाले स्फीयर पे। इस गॉसियन सरफेस ने तो कोई चार्ज इनक्लोज नहीं किया भाई। देखो, अगर जिस रूम में तुम बैठे हो, इस रूम के ऊपर कुछ मैं डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस का रख दूं और तुमको इस रूम के अंदर एक छोटा सा ऐसा क्यूब लेके खड़ा कर दूं, उस क्यूब के अंदर थोड़ी कोई चार्ज आएगा। सारे चार्जेस कहाँ है, क्यूब के ऊपर ना, छत पर है, वॉल्स पर है, अंदर तो कुछ है ही नहीं है। सारे चार्जेस कहाँ है, सरफेस पर है, स्फीयर के अंदर। इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया, 0। तो Q इनक्लोज की वैल्यू 0, तो फाई इसमें कितना आएगा, 0 तो आएगा, कुछ नहीं आएगा। देखो Q इनक्लोज कितना हो गया, 0 आएगा। जब इस गॉसियन सरफेस ने कोई चार्ज इनक्लोज नहीं किया तो कुछ निकालने का मतलब ही नहीं। ये तो मैंने आपको सिर्फ इसलिए निकाला कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। निकालते कैसे हैं, अभी निकालोगे, यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अब इन दोनों को कंपेयर करो, देखो एक फाई की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकली, एक फाई की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकली, दोनों कंपेयर करो।
फ्रॉम 1 and 2 क्या आएगा देखो, E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। क्या 4 पाई r स्क्वायर 0 है, यानी इसका सरफेस एरिया तो 0 है नहीं। अगर ये 0 नहीं तो क्या 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, यानी कि ये कितना आ गया बेटा 0। भैया याद क्या रखना है आपको लाल मेरे, कि किसी भी सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग, हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग हो तो उस स्फीयर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। सारी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, सरफेस पर और बाहर होगी। ठीक है, अब इसका ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ग्राफ आपको याद रखना है। चलो बनाने की कोशिश करें भाई। मान लो आपने एक हाइपोथेटिकल ऐसे स्फीयर ले लिया, ठीक है। अब इस स्फीयर के लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना है, और इसको जरा समझ लेना है, आपसे बोर्ड में पूछा गया है। ग्राफिकल वेरिएशन फॉर सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, आपसे पूछा गया। मान लो इसकी रेडियस कितनी बेटा स्फीयर की, r ले रखी थी आपने, ठीक। इस डायग्राम में डालें, जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे केसेस लिखने हैं, तब आप ग्राफ बना पाएंगे। चलो अब देखो, इधर मैंने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर मैंने लिया r, ठीक। इसको थोड़ा ऐसे बना ये। अब आप मुझे बताइए जरा क्या क्या वैल्यू निकाली आपने। आपने निकाला E आउटसाइड, निकाला था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। E सरफेस पर, सरफेस पे आपने निकाला Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये, और E इनसाइड कितना निकाला 0। मतलब जब इस स्फीयर के अंदर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। चलो यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई एक्सिस पर तुमने ले रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जब तक आप ये यहां से लेके आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, आर क्या थी, डिस्टेंस ही तो थी। देखो ये स्फीयर लिया था, यहां से गए थे, ये डिस्टेंस ली थी आर, ठीक। अब जरा सोचो कि जब तक आप बेटा इस स्फीयर के अंदर हो, यानी कि स्फीयर के अंदर मतलब क्या, दिस आर इज लेस देन कैपिटल आर ना, दिस आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो आप स्फीयर के अंदर होगे तो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। मतलब कि यहां से लेकर यहां तक ये इतने पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0 है। और फिर इसी पॉइंट पर जब आप सरफेस ऑफ द उस पर पहुंच रहे हो तो क्या हो रही है, इतनी हो रही है। अच्छा इसके बाद फिर क्या हो रही है, घट रही ना। देखो E आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द r, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस आप बढ़ाते जा रहे हो सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही थी, कम हो रही थी। अंदर 0 थी, सरफेस के बाहर जाने पर क्या हो रही थी, घट रही थी। इसका मतलब सबसे ज्यादा कहां होगी, सरफेस पर हो। भाई सोचो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, फिर उस स्फीयर के बाहर क्या हो रही है, घट रही है। तो भैया 0 के बाद घट रही है, मतलब कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम होगी ना, तो मैक्सिमम होगी कहां पर, सरफेस पर। यानी ये जो वैल्यू है ना, ये सरफेस है, ये क्या है आपकी E मैक्स है। तो देखो R पर क्या हो गई, मैक्सिमम जितना हो सकती थी, मान लो ये हो गई, ये हो गई आपकी E मैक्स, ठीक, ये हो गई E मैक्स। अब जब आप सरफेस के बाहर जाओगे, जब इस R की वैल्यू को आप रेडियस ऑफ द स्फीयर से बढ़ाओगे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। इसको कम कर दो, ये ऐसे। तो यहां से लेके यहां तक क्या है, दिस R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, है ना। और ये क्या है, इस सिचुएशन में दिस R इज लेस देन कैपिटल R। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। देखो अभी आप एक्स एक्सिस को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 0 0 0 0, फिर क्या होगी, मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम हो सकती है सरफेस ऑफ द स्फीयर पे मैक्सिमम। और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हो रही, घट रही है इन तीनों इक्वेशन से, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफिकल वेरिएशन, ग्राफ बिटवीन E and R for what, sphere, conducting sphere, non conducting hollow sphere, conducting hollow sphere and solid conducting sphere के लिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, ग्राफ की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर आगे से बात करें कुछ। नेक्स्ट जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक। इसी में बता देते हैं इसको भी, छोटा सा एक डेरिवेशन 10 मिनट लगेगा, 20 मिनट 10-15-20 मिनट लगेगा, ठीक है। एक साथ हो जाए, वरना तुम तो पढ़ने से रहे, जैसे बता दूंगा कि वो कंपटीशन क्या तुम पढ़ चुके, सवाल इसके बाद कराऊंगा एक साथ, ठीक है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, देखो 3 हमने पढ़ ली, 3 का तरीका एक ही था, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग, एक जैसे थे। अब की क्या है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यानी आपके पास एक स्फीयर है
और वो नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड है। तो भैया जब ऐसे किसी सिस्टम को चार्ज दोगे तो क्या सिखाया था कि चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि चार्ज जा तो पाएगा नहीं भाई। वो कंडक्टिंग में क्या होता था, दिया बाहर चला गया, दिया बाहर चला गया, ठीक है। बट नॉन कंडक्टिंग में तो ऐसा होगा नहीं। हॉलो में नॉन कंडक्टिंग में क्यों सरफेस पे चला जाता था, क्योंकि बीच में कुछ है नहीं, तो दोगे किसको, बीच में तो कुछ है ही नहीं, जाएगा कहां, सरफेस पे झक मार के जाएगा वो बेचारा, मजबूर है उसके पास और कोई रास्ता नहीं जाने के अलावा सरफेस के। बट सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में ऐसा नहीं होगा। सॉलिड अगर नॉन कंडक्टिंग है तो आपने चार्ज दिया किसी स्फेयर को, अब वो स्फेयर पर जहां है वहीं पे वो चार्ज रुक जाएगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है, वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो जहां जहां चार्जेस दोगे पूरे पूरे वॉल्यूम में उसके रख जाएगा। तो ऐसा ही एक स्फेयर है हमारे पास कुछ, ये हमारे पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, ठीक। अब इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के ऊपर कुछ चार्जेस हैं भाई, और इस बार देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख के अंदाजा लग रहा है कि इस बार चार्जेस कहां है, पूरे पूरे इसके वॉल्यूम में है। लेट रो बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लेट रो बी द वॉल्यूम चार्ज, हमने माना कि इसकी पूरी पूरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो है, ठीक है। अच्छा, और इसने चार्ज कितना इंक्लोज किया है, ऑल्सो टोटल चार्ज कितने हैं इसके ऊपर, मान लो क्यू है, यानी कि इस पूरे पूरे स्फेयर की जो सॉलिड स्फेयर उसके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो, और इसने चार्ज कितना इंक्लोज किया है, क्यू इंक्लोज किया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 3 पॉइंट इसमें भी निकलेंगे, स्फेयर के बाहर, स्फेयर पर और स्फेयर के अंदर। तो पहले वो बाहर निकालते हैं, एट एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फेयर, इस स्फेयर के बाहर किसी पॉइंट पर निकालना हो तो कितना होगा भाई, मान लो यहाँ कहीं कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट से पास होता हुआ एक स्फेयर ड्रॉ करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस आपको, ये आपने ड्रॉ कर लिया, क्या है, गॉसियन सरफेस। मान लो कि यहाँ सेंटर से जिस पॉइंट पर आपसे पूछा जा रहा है उसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा, स्मॉल आर, सेंटर से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई, तो आपने उस पॉइंट पी से पास होता हुआ क्या ड्रॉ किया, सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, और जो स्फेयर था इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, और चार्जेस कितने इंक्लोज किए हैं इसके ऊपर आपने, क्यू है, ठीक। तो क्या करोगे भाई, पहले तो फ्लक्स निकालोगे इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्रॉम गॉस थ्योरम, और फिर फ्लक्स की डेफिनेशन से। तो फिर भाई कहानी होगी, ये एक छोटा सा एरिया कट करोगे, एरिया वेक्टर इसका कैसा आएगा, कुछ ऐसा ds, और गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी, बिल्कुल रेडियली आउटवर्ड, थीटा कितना बनेगा 0, बार बार नहीं बताऊंगा, आप लोग ट्रेंड हो चुके हैं, डायरेक्ट निकाला है। चलो, फाई इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट ds, दैट इज ई ds। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होगी ना, आर डिस्टेंस स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ई बाहर निकाल लो, ई आपने बाहर निकाला, ds की वैल्यू क्या होगी, देखो ऐसे जितने भी छोटे छोटे एरियाज हैं इसको कट करोगे तो पूरे के पूरे स्फेयर का क्या मिलेगा आपको, सरफेस एरिया, यानी ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर, ठीक। अब क्या करना था, गॉस लॉ लगाना था, फ्रॉम गॉस लॉ फ्लक्स कितना होगा बेटा, फाई इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस पूरे पूरे गॉसियन सरफेस ने जो चार्ज इनक्लोज किया उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, तो गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया, क्यू ही, तो ये गॉसियन सरफेस इस पूरे पूरे स्फेयर को अपने अंदर रखे हुए ना, तो स्फेयर पे कितना चार्ज माना था आपने, क्यू। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा और शॉर्ट कर दिया मैंने, बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे, ठीक है, डेरिवेशन आपके बोर्ड का है नहीं। तो फाई इज इक्वल्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स की डेफिनेशन से कितना है, फाई इज इक्वल्स टू इनटू 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों फ्लक्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, कंपेयर कर लो, फ्रॉम 1 and 2 कंपेयर करो, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, implies that E is equals to Q upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और 3 सेम आ गया। ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r। ये तो था कि किसी Q चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला कितना होता है, Q upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। और क्या यही सॉलिड स्फेयर कंडक्टिंग, हॉलो स्फेयर कंडक्टिंग और हॉलो स्फेयर नॉन कंडक्टिंग में आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आई थी, यही तो भी आई थी,
इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां भी निकाला था आउटसाइड के लिए जब इसके पहले पढ़ रहे थे, और इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकली। इसका मतलब क्या है कि अब याद रखने वाली बात क्या है, अगर बेटा आपका स्फेयर है और आपसे आउटसाइड ऑफ द स्फेयर बात की जा रही है, तो चाहे कैसा भी स्फेयर हो, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज वाली आएगी, क्यू अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर। हमेशा चार्ज अगर क्यू इनक्लोज दिया गया है तो हमेशा कितनी आएगी, नहीं इतनी आएगी ना, ठीक है। और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई हो तो इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। अब देखो इसमें वॉल्यूम के टर्म में निकलेगा ना, सिग्मा के टर्म निकलेगा नहीं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम रो, क्योंकि इसमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तब कैसे होगा वो भी देख लो। E इज इक्वल टू, देखो Q क्या होता है बेटा, रो इज इक्वल टू क्या लिखोगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो Q इज इक्वल टू रो इंटू वी, रो इंटू वी, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर जिसपे चार्जेस रखे गए हैं ना। तो वॉल्यूम का मतलब क्या, 4/3 पाई, और स्फेयर तो इसी पे है ना चार्जेस, यानी कितना 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू आर स्क्वायर। इसी क्यू की वैल्यू से रो के टर्म में लिख दिया आपने, तो E इज इक्वल कितना है, देखो 4π से 4π कट जाएगा, रो आर क्यूब अपॉन नीचे क्या बचेगा भाई 3ε0 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इन टर्म्स ऑफ चार्ज। तो अगर Q दिया गया है आपको तो आपके लिए केस आसान हो गया भाई कि Q के टर्म में तो आउटसाइड ऑफ द स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी जितनी सॉलिड स्फेयर में होगी, नॉन कंडक्टिंग, हॉलो, कुछ भी हो। स्फेयर के लिए आउटसाइड फॉर्मूला सेम, Q अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। ये याद करना पड़ेगा। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी टर्म में दिया तो याद करना पड़ेगा, बट कभी याद मत किया करो। अगर Q दिया गया ना तो निकाल लो। कितने फॉर्मूले याद करोगे यार, एक दो फॉर्मूले थोड़ी फिजिक्स में, कुल मिला के 739 फॉर्मूले पूरे फिजिक्स में पढ़ने आपको 12th में, कितना याद करेंगे आप। जो इंपॉर्टेंट है सब याद कर रहे। ये तो मैंने दिखा दिया आपको, नेचर वाइज कोई परिवर्तन नहीं है। देखो Q कांस्टेंट, 4πε0 कांस्टेंट, E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, रो कांस्टेंट, R रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। नेचर वाइज कोई परिवर्तन नहीं, सेम है बिल्कुल। यानी कि आप दोनों फॉर्मूले से ये कह सकते हो दैट E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। और अगर आप बेटा स्फीयर के बाहर हो तो चाहे स्फीयर कैसा भी हो, सारे के सारे चार्जेस कहां कंसंट्रेटेड मान सकते हो आप, उसके सेंटर पर। वही तो दिया गया कि ये चार्ज क्यों कहां पर है, ये चार्ज क्यों इस R रेडियस वाला है जो आपका स्फीयर था, उस स्फीयर के सेंटर पर एज्यूम्ड मान सकते हैं आप। है नहीं, इट बिहेव्स, वो ऐसा दिख रहा है कि क्यों कहां पर उसके सेंटर पर है। ठीक है, और प्रोपोर्शनल कैसा होगा, R के स्क्वायर के। जैसे दूर चलते चले जाओगे वैसे से इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्या होगी, कम होगी। R बढ़ा दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम, R बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड और कम होगी। ठीक, यानी कि E is equals to r cube upon epsilon naught 3r square और E is equals to upon 4π r square। स्फीयर के केस में आउटसाइड ऑफ द स्फीयर जाएंगे, वैल्यूज बिल्कुल सेम आएगी। ठीक, अच्छा मैं कह दूं ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो वो भी देख लो यहीं पे। आई थिंक न तो ये बदलेगा स्फीयर पे, न ये केवल क्या बदलेगा, r बदलेगा। क्या अभी तक स्मॉल r डिस्टेंस पे थे, अब कहां चले जा रहे हो, सरफेस पे चले जाओ तो स्मॉल r को कैपिटल R से बदल दो। इसमें भी कोई चेंज नहीं आने वाला है, यानी क्या आ जाएगा Q अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर। ठीक, यानी कि बाहर इतनी होगी, सरफेस पर इतनी होगी। ठीक, 2 पॉइंट हो गए, आउटसाइड एंड सरफेस। अब कहां बात करते हैं, अंदर बात करते हैं, और इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो इनसाइड ऑफ स्फीयर, और ये मान रहे हैं कि चार्जेस कैसे हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ये नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है और यूनिफॉर्म भी हो सकता है। फिलहाल आपको केवल यूनिफॉर्म याद रखना है, नॉन यूनिफॉर्म आपको नहीं पढ़ना है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है आपको। ठीक है, चलो एट एनी पॉइंट इनसाइड ऑफ द स्फीयर, तो क्या करते हैं भाई, पहले तो एक स्फीयर ले लिया, ये हमारे पास एक स्फीयर है। ठीक, और इस स्फीयर की रेडियस मान लो बेटा कितनी है, कैपिटल R, और इस पूरे स्फीयर में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरे स्फीयर में चार्जेस हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हो, बिल्कुल यूनिफॉर्म, ये ऐसे। ठीक, अब हमसे कहा जा रहा है इस स्फीयर के अंदर किसी r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, और हमसे पूछा जा रहा है इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो कहां पहुंच गए, एनी पॉइंट इनसाइड ऑफ द स्फीयर में, स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे आ गए। तो क्या करोगे, इस पॉइंट P से पास होता हुआ एक वेस्ट
गॉसियन सरफेस स्फेरिकल ही होगी। आर रेडियस का एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लो आप। बात समझ में आ गई। अब फिर देखो क्या करोगे, ये पॉइंट पी हो गया, अब आपको वही करना पड़ेगा ना, और इसकी भी लेट रो बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड क्यू बी द टोटल चार्ज ऑन स्फेयर, यानी पूरे के पूरे स्फेयर पर टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, और पूरे पूरे स्फेयर का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी बेटा, रो। क्यों वॉल्यूम चार्ज ले रहे, क्योंकि पूरे वॉल्यूम में चार्ज इस बार डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या किया आपने, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ की। अब इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालेंगे, फिर गॉस लॉ से फ्लक्स निकालेंगे, दोनों कंपेयर कर देंगे। आप करते यार, यहाँ नहीं करोगे तो क्या करोगे, छोटा सा एरिया कट करोगे इसे। अब स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पर इसका एरिया वेक्टर बाहर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बाहर की तरफ ही होगी, ये रेडियली आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड, यानी हर जगह थीटा कितना बनेगा, 0। चलो ये उठाए, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स की डेफिनेशन क्या कहेगा, यही स्टेप हर बार करना है, जितने भी एप्लीकेशन पढ़े सब में क्या, एक बार फ्लक्स निकाला है डेफिनेशन से, एक बार फ्लक्स निकाला गॉस से, कंपेयर करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया आपने। चलो डेफिनेशन लगाओ, डायरेक्ट करें। phi is equals to closed integral vector e dot ds, e ds cos 0 1, e बाहर आ जाएगा, e integral of ds, closed integral ds, ठीक, implies that phi is equals to e into ये छोटा सा ds 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 सब इंटीग्रेट करोगे, तो इस छोटे वाले स्फीयर का क्या मिलेगा आपको, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, यानी 4 पाई और रेडियस का स्क्वायर। ये तो हो गया फ्लक्स की डेफिनेशन से, फ्लक्स की डेफिनेशन से वैल्यू फ्लक्स की, ठीक है। फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है भाई आपसे, गॉस लॉ कहता है फाई थ्रू द सेम गॉसियन सरफेस स्फेरिकल विल बी व्हाट, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि क्या इस क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू के बराबर लिख दें, जो हमारा है क्यू बी द टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर, नहीं लिख सकते ना, क्यों, क्योंकि ये तो पूरे के पूरे स्फीयर पर है ना क्यू चार्ज। देखो ये सब मिला के कितने क्यू, क्या इन सारे चार्जेस को आपकी गॉसियन सरफेस ने इनक्लोज किया है। ये क्यू इनक्लोज क्या होता था, चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस ने तो मेरे ख्याल से केवल इतने ही चार्जेस इनक्लोज किए हैं जो मैं शेड कर रहा हूं, यही तो है, और तो कोई चार्ज है नहीं, तो इसको निकालना पड़ेगा। लेट क्यू डैश बी द चार्ज enclosed by Gaussian surface। इसने कितना चार्ज इनक्लोज किया, हमने माना क्यू डैश, तो फॉर्मूला क्या होगा भाई, देखो पूरे पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ना, तो रो इज इक्वल टू क्या होता था, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता था। हमें केवल इतना निकालना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू क्यू डैश बाई वी, इंप्लाइज दैट क्यू डैश इज इक्वल टू व्हाट, रो इनटू वी। अच्छा v कौन सा, इसका वॉल्यूम या इसका वॉल्यूम, सोचो, सोच लिया। भाई वॉल्यूम रखना है, बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम रखूं या छोटे वाले स्फीयर का। तो इसको याद करने की ट्रिक याद कर लो कि जिस सरफेस का बेटा तुम निकाल रहे हो क्यू इनक्लोज्ड, वॉल्यूम उसी का लिया करो, ठीक है। आपने क्यू डैश चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी क्यू डैश चार्ज कितने वॉल्यूम पर है, देखो इसका मतलब क्या हुआ, रो इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन वॉल्यूम, मतलब क्या, आप रो की वैल्यू निकाल रहे हो क्यू डैश चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्यू डैश चार्ज तो केवल इतने ही वॉल्यूम पर है ना, छोटे वाले पे, तो इसका वॉल्यूम लिखो, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्यू डैश की वैल्यू निकल गई, यानी क्यू इनक्लोज निकल गया, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ फ्रॉम 1 and 2 या वैल्यू पुट कर दे, फिर एक बात कंपेयर करना, फाई इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, implies that phi is equal to q enclosed की वैल्यू बेटा हो गई रो into 4/3 pi r cube होल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 फ्लक्स की वैल्यू इतनी दे रही है, इक्वेशन नंबर 2 फ्लक्स की वैल्यू इतनी दे रही है, और इसी गॉसियन सरफेस के दोनों फ्लक्स हैं, दोनों फ्लक्स कंपेयर कर दो। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिला भाई, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें मिला बेटा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, डेफिनेशन से मिला, इट इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट।
यही तो मिला आपको, जो कट सके काट दो, 4 पाई से 4 पाई कट गया, इंप्लाइज दैट E इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचेगा, रो आर क्यूब बचा अपॉन आर स्क्वायर, देखो ये भी तो कट जाएगा भाई, आर स्क्वायर से कार काट दो, क्या बचे केवल आर, रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। चेक कर लीजिए, कुछ छूट तो नहीं रहा, 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, रो बचा आर बचा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई आपकी कितनी बेटा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें देखो मजेदार बात क्या आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर पर कैसे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो रो 3 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, implies that E is proportional to R, जबकि इसके पहले सारे के सारे केसेस जो तुमने सॉल्व किए उसमें आर स्क्वायर पे कैसा आ रहा था, प्रोपोर्शनलिटी इनवर्स आ रहा था, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर आ रहा था ना। लेकिन यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आ रही है, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। याद करिए हॉलो स्फीयर जो पढ़ रहे थे, सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग जो पढ़ रहे थे, जब आप अंदर आए थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गई थी। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर के कैसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जैसे जैसे दूर चलते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अभी ग्राफ बनाएंगे समझ में आएगा। एक तो फॉर्मूला इसका ही है। अब अगर इस क्यू इनक्लोज की वैल्यू तुमको दे दी जाए, अगर इस क्यू इनक्लोज की वैल्यू दे दी जाए, मान लो ये छोटा सा स्फीयर है, इसने कितना चार्ज इनक्लोज किया, तो वैल्यू थोड़ा आसान हो जाती है। एक तो फॉर्मूला ये, और दूसरा देखो कौन सा याद करना है आपको, या जो आप याद कर सकते हैं उसको मिटा दें। कंप्लीट हो गया। ये जो तुमने लिखा है E इज इक्वल्स टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, इंप्लाइज दैट E इज इक्वल्स टू, रो क्या है भाई, रो है आपका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ना, पूरे वॉल्यूम की चार्ज डेंसिटी, पूरे स्फीयर की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो रो को बेटा लिख सकते हो क्या, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। पूरे स्फीयर ने कितने चार्ज इंक्लोज किया था, क्यू ही तो लिया था, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम यानी 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गई रो की वैल्यू, ठीक, इंटू आर डिवाइडेड बाई 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 3 से 3 कट गया और तो कुछ कटेगा नहीं, implies that E is equals to Q into R upon 4 pi epsilon naught into R cube, Q into R 4 pi epsilon naught into R cube। कोई कंफ्यूजन? अब इसमें भी देखो Q 4 pi epsilon naught R सब तो कांस्टेंट है, यानी E किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल R पर, implies that E is proportional to R। मतलब दोनों दो फॉर्मूले आपको मिले बेटा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये मिला, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इनसाइड ऑफ द स्फीयर आओगे तो पी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा इन टर्म्स ऑफ चार्ज, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्वेश्चन जिसमें पूछा जाए दोनों भाषाओं में पूछा जाता है, दोनों लैंग्वेज आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों को देखने पे दिख रहा है हमें कि E इज प्रोपोर्शनल टू R, E इज प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। मतलब इस बार अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो रही है, जो पहले क्या हो रही थी, 0 जा रही थी। इसके पहले वाले जो तीनों केसेस देखे थे, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग में अंदर कितनी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, 0 आ रही थी, इसमें नहीं आएगी, ठीक। और इसका जरा ग्राफ बनाए, इतना कंप्लीट कर लो। ये था आपका केस, एक स्फीयर था आपके पास बेटा, ऐसे बना देता हूं, एक स्फीयर था और इस पे आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड, इन 3 पॉइंट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी निकाली थी, ठीक। चलो अब इसका ग्राफ बना दे। एक अपना हाइपोथेटिकल ऐसे स्फीयर ले लो, ये हमारा एक स्फीयर हो गया, और ये हो गया इसका सेंटर, ठीक। ये रेडियस कितनी है, कैपिटल R, ठीक है, और ये हमारी हो गई स्मॉल r, इस तरफ हमने लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। चलो बाहर देखो डिपेंडेंसी कैसी, स्क्वायर ऑफ द r पे, ठीक है, बाहर यानी रेडियस ऑफ द स्फीयर ये तो है, ये r है, ये इस रेडियस के बाहर अगर जाओगे तो डिपेंडेंसी कैसी आ रही है, r के इनवर्स रिलेशन, यानी कि सरफेस के बाहर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, एक चीज, आउटसाइड जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और r में इनवर्स घटेगी, r बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी, सरफेस पर तो मैक्सिमम ही होने वाली है। क्यों, अभी समझ में आ रहा है। इनसाइड देखो क्या हो रहा है, E इज प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि जब आप सरफेस के अंदर रहोगे, ये सेंटर हो गया बेटा, ये हो गया आपका ओरिजिन, जैसे जैसे आप सेंटर से दूर चलते जाओगे, जैसे जैसे R की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही, बढ़ रही है। E इज प्रोपोर्शनल टू R कहां, अंदर, यानी जब आप रेडियस, ये इतनी डिस्टेंस कौन सी है,
यहां पे आपकी मिलेगी क्या, कैपिटल आर। और ये डिस्टेंस कौन सी है, जब आपकी स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से ना, मतलब आपका जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ द स्फीयर से क्या है, छोटा है। और जब तक आप यहां पे रहोगे, अंदर रहोगे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में कैसा रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन, यानी ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अच्छा ये पहुंच गया कहां पर, रेडियस ऑफ द सरफेस पर, ये पॉइंट पी यहां पे आगे मान लो, ये कितना है, रेडियस ऑफ द स्फीयर आ गया, ये आर पर वैल्यू इतनी आ रही है। मैं कह रहा हूं नहीं पता तुमको भी क्या होने वाला है, लेकिन जैसे ही इस कैपिटल आर से आगे बढ़ रहे हो, बाहर जा रहे हो, आउटसाइड जा रहे हो, मतलब स्मॉल आर अब छोटा हो गया है, सॉरी स्मॉल आर अब बड़ा हो गया कैपिटल आर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब इसके बाद तो ये घटनी है, इट विल डिक्रीज लाइक दिस। तो जरा सोचो ना, यहां से सेंटर से रेडियस ऑफ द स्फीयर तक जा रहे हो, बढ़ रही स्फीयर पर पहुंचो, उसके बाद तुरंत घटनी है, तो इधर से इंक्रीज हो रही है और इस पॉइंट बाद डिक्रीज होगी, तो मैक्सिमम कहां होगी, यही तो होगी। ये क्या है आपकी ई मैक्स, मतलब कहां पर, सरफेस ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये हो गया सरफेस ऑफ स्फीयर। तो आप बड़े आराम से इसको बेटा दिखा सकते हो, यहां पे हो गई मैक्सिमम सरफेस ऑफ द स्फीयर, यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है आउटसाइड, डिक्रीजेस आउटसाइड, और यहां क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो दिस इज अ ग्राफिकल वेरिएशन फॉर व्हाट, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा ऐसा, और आपसे पूछा जाएगा ये सॉलिड कंडक्टिंग का है कि हॉलो कंडक्टिंग का है, कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का है, कि हॉलो नॉन कंडक्टिंग का, मुझे पूछ सकता है। ठीक है, तो ग्राफ का वेरिएशन हो रहा था, याद रखना। अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के, सरफेस पर यहां है, उसके बाद घट रहा है, मतलब सरफेस पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इतनी बातें आपको स्फीयर में पढ़नी है थियोरेटिकली। ठीक है, कि कैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एक चीज हमको कंक्लूजन में निकल गया कि चाहे सॉलिड स्फीयर हो, चाहे स्फीयर कैसा भी हो, बाहर किसी पॉइंट पे जाओगे तो उसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की बिल्कुल सेम आएगी, Q/4πε0 into r²। और सरफेस पे अगर है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, Q/4πε0 कैपिटल R², यानी कि स्फीयर के सरफेस पर और स्फीयर के सरफेस के बाहर अगर आप जा रहे हो, तो दिमाग में कंफ्यूजन पालने की जरूरत नहीं कि स्फीयर कैसा दिया गया है, सॉलिड है, हॉलो है, कंडक्टिंग है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक केस है केवल जहां पे आपको ध्यान देना है कि स्फीयर कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग, वो कौन सा है, सरफेस के अंदर। सॉलिड स्फीयर अगर नॉन कंडक्टिंग है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगी, और अगर सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग है, हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग है, हॉलो स्फीयर नॉन कंडक्टिंग है, तो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, इस केस में अंदर जीरो नहीं आती। ठीक, इतनी बातों को याद रखते हुए क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, न कर लीजिए फिर क्वेश्चन सॉल्व करें इसके।